नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल RSP टेक टिप। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ने के लिए एकदम रेडी और तैयार होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था चालक, अचालक और अर्धचालक, यानी कि कंडक्टर, बेड कंडक्टर या इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, उनके बारे में हम पढ़ लिया हमने। तो उसके बाद में अगला टॉपिक आपका आता है अचालकों का तापमान के आधार पर वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो अचालकों का हमें पढ़ना है तापमान के आधार पर वर्गीकरण। तो आज का टॉपिक अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक, आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि अचालकों का तापमान के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तापमान के आधार पर वर्गीकरण अचालकों का किसने किया है। तो ये किया है BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन किसने किया है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अचालकों को तापमान के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त किए दोस्तों? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण कितने के आधार पर किए? 7 आधारों, यानी कि 7 भागों में अचालकों को वर्गीकृत किया, जिनमें सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है तापमान के आधार पर वो होता है चलो एक इंडेक्स बना लेते हैं, उसी से थोड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम पहले लिखेंगे क्रम संख्या, यानी कि जो 1 से लेकर 7 है उनका क्रम, और उसके बाद में हम लिखते हैं अचालक का वर्ग। कौन से वर्ग का अचालक है? अचालक वर्ग। उसके बाद हम देखेंगे तापमान या टेम्परेचर, ठीक है, तापमान। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इस वर्ग में कौन कौन से पदार्थ आते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहला जो इसका वर्ग है वो है 90 डिग्री, सॉरी, इसको वर्गों में बांटा गया है जिसका नाम है वाई वर्ग। तो वाई वर्ग का जो टेम्परेचर है वो दोस्तों रहेगा कितना? 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मतलब इस वर्ग में जो अचालक आएंगे उनका अधिकतम तापमान सहन सीमा क्या होगी? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है दोस्तों तापमान सहन सीमा का? यानी कि ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान पे क्या अपने अचालक के गुण खो देंगे, ये होता है इसका मतलब। यानी कि वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो अपना अचालक गुण बनाए रखेगा, लेकिन 90 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का अगर उसको टेम्परेचर देंगे, जो कि इस वर्ग में आएंगे वाई वर्ग में, तो वो अपना अचालक गुण खोने लगेगा। तो इस वर्ग में दोस्तों कौन कौन से अचालक आते हैं उनको हम देखते हैं। सर्वप्रथम इसमें आता है कागज। ठीक है दोस्तों, क्या आता है? कागज। और इसमें आता है सूत। सूत जानते हो ना, सूत क्या होता है? सूत। इसके अलावा इसमें एक और आता है सूत और रेशम। ये दोस्तों आते हैं किस वर्ग में? वाई वर्ग में। और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो ये मैं मिटा देता हूँ, है ना। तो ये दोस्तों हो गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कौन सा वर्ग? वाई वर्ग। उसके बाद में दोस्तों दूसरा वर्ग आता है इसका ए वर्ग। ए वर्ग जिसका टेम्परेचर मैक्सिमम कितना होता है? अधिकतम सीमा क्या होती है इसकी? 105 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें दोस्तों कौन कौन से पदार्थ आते हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है यही
सॉरी, सूत आएगा, रेशम आएगा, और इसमें आएगा कागज़, लेकिन साधारण कागज़ नहीं, तेल में भीगा कागज़, तेल में भीगा कागज़। ये तेल में भीगा क्या है? कागज़। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में आपका आता है तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग आता है ई वर्ग। ये हो गया ई वर्ग। ई वर्ग का दोस्तों मैक्सिमम टेम्परेचर सहन सीमा जो है वो होती है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी होगी? 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें दोस्तों कौन कौन से पदार्थ आते हैं? इसमें सबसे पहले आएगा आपका एम्पायर क्लॉथ, एम्पायर क्लॉथ, ठीक है, सॉरी, एम्पायर क्लॉथ, ठीक है। उसके बाद में आएगा इसमें लेदराइड पेपर, और इसमें आएगा फाइबर। तो ये जो पदार्थ है वो दोस्तों किस में आएंगे? ई वर्ग में, जिनका मैक्सिमम टेम्परेचर सहन सीमा कितनी रहेगी दोस्तों? 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों चौथा जो वर्ग है वो है बी वर्ग, और बी वर्ग का मैक्सिमम टेम्परेचर सहन सीमा कितनी है इसकी? 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों। तो इस वर्ग में कौन कौन से पदार्थ आते हैं दोस्तों? इसमें आता है ग्लास, इसमें आता है ग्लास यानी कि कांच, इसमें आता है माइका, माइका यानी कि अब्रक, ब्रैकेट में लिख लो अब्रक। ठीक है दोस्तों। और इसमें कौन कौन सा आता है? और फाइबर, फाइबर हो गया ऊपर वाले में, सॉरी। इसमें आएगा एस्बेस्टस, एस्बेस्टस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में पांचवा वर्ग आता है एफ वर्ग, और एफ वर्ग का मैक्सिमम टेम्परेचर सहन सीमा कितनी होती है दोस्तों? 155 डिग्री, 155 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों। कितनी होगी इसकी? 155 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें कौन कौन से आएंगे? कांच, फाइबर, माइका, फाइबर और माइका, और इसके अलावा एस्बेस्टस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपका छठा वर्ग आता है एच वर्ग, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सहन सीमा कितनी होती है दोस्तों? 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें कौन कौन से आएंगे? कांच के रेसे, माइका, एलास्टोमर और सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन रबर। ठीक है दोस्तों। तो हमारे 7 में से 6 अभी हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, और लास्ट वर्ग है जो है वो है सी वर्ग। तो लास्ट भी एक बार लिख लीजिए, फिर मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा दोबारा से। तो लास्ट वर्ग है हमारा दोस्तों 7वां, और लास्ट सी वर्ग, जिसका टेम्परेचर दोस्तों कहाँ से कहाँ तक रहता है? 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। और इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं दोस्तों? माइका,
क्वार्टज कांच, माइका हो गया, क्वार्टज कांच हो गया और टेफलॉन। ये दोस्तों हो गया आपके सी वर्ग। तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। तो हाँ ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों कि तापमान सहन सीमा के आधार पर हमने किसका वर्गीकरण किया, अचालकों का। और अचालकों को इस आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया दोस्तों, 7 वर्गों में। कौन कौन से, वाई वर्ग, ए वर्ग, ई वर्ग, बी वर्ग, एफ वर्ग, एच वर्ग और सी वर्ग। तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका और देख लीजिए क्या है। तो इसको आपको सबसे पहले आपको वर्ग पता होने चाहिए, कौन कौन से वर्गों में विभक्त है। तो आपको याद रखना है वाई ए ई बी एफ एच सी, वाई ए ई बी एफ एच सी। क्लियर है। तो ये हो गया इसका वर्ग। जब आपको वर्ग याद हो जाएंगे उसके बाद में आपको टेम्परेचर याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो उसको कैसे याद रखोगे, 90, 105, 120, 130, 155, 180, 200 से 250। तो जब आप दोनों को सेपरेट सेपरेट याद कर लोगे, जैसे आपने पहले ये याद कर लिया वाई ए ई बी एफ एच सी, इतना याद हो गया। उसके बाद में आपको टेम्परेचर को क्रम से याद रखना है। पहले इनका क्रम याद रखना है, उसके बाद में टेम्परेचर को क्रम से याद रखना है। अब आपको जैसे 90, 105, 120, 130, 155 से और 155, उसके बाद में 180 और 200 से 250। जब आपको ये क्रम याद हो गए तो अब आप इनको मिला सकते हो आमने सामने, है ना। जब आपको ये क्रम याद है तो एक दूसरे के सामने आ गए ये। ठीक है, बन गई इतनी। अब जब आपकी इतनी इंडेक्स बन गई तो बाकी कितना बना, ये इधर वाला पदार्थ कौन कौन से पदार्थ याद करने बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कैसे, पहले में तो आपको सीधा याद रखना है कि कागज, सूत रेशम और कागज है। दूसरे में फिर से सूत रेशम है और तेल में भी का कागज है। तीसरे में आपको याद रखना है कि लेदराइड पेपर है और एम्पायर क्लॉथ है और फाइबर है। फिर चौथे में आप देखोगे कि बी वर्ग में आपको, बी वर्ग में माइका जहाँ दिख रहा है, माइका आपको चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें तक आपको माइका दिखेगा। अब आप सोचोगे माइका तो सभी वर्ग में है, हम कैसे करेंगे। तो आपको जब कभी इसका क्वेश्चन आएगा तो माइका किस वर्ग का है, तो माइका किस वर्ग का है, तो आप हमेशा क्या करोगे, सी वर्ग का है। क्यों, क्योंकि जो सी वर्ग में आ गया ना दोस्तों, तो वो ऊपर के सभी वर्ग में अपने आप ही आ जाएगा। समझे नहीं, कि मान लो अगर कोई पदार्थ है 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन कर सकता है, तो क्या वो 180, 155 और 130 डिग्री सहन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है, माइका सी ग्रेड का है तो ये सभी टेम्परेचर पे कार्य कर सकता है। क्योंकि जब वो 200 पे कर सकता है तो 105 और 90 तो उसके आगे कुछ है ही नहीं, नॉर्मल है। तो ये होता है इसको याद करने का तरीका। अब इसमें देखोगे आप कांच, कांच भी सभी में आ रहा है ना, तो कांच भी ऐसे ही है। ठीक है, अब्रक हो गया, कांच हो गया। अब एस्बेस्टस देखो आप, एस्बेस्टस है ना, दोनों में आ रहा है, किसमें, 4 और 5 दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम 155 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्य कर सकता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको एक बार ढंग से इसको पढ़ लेना है और 2-3 बार पढ़ोगे इतने में ये टेबल याद आ जाएगी। तो आपको पहले तो ये याद रखना है क्रम इनका ऊपर से नीचे तक, वाई ए ई बी एफ एस सी। उसके बाद में दूसरा आपको ये याद रखना है कि 90, 105, 120, 130, 155, 180, 200 से 250। चलो ये मैं जितने भी इसमें मैंने एडिटिंग की है वो थोड़ी हटा देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। जिन बच्चों ने नहीं लिखा वो लिख लेना, है ना। चलो ठीक है दोस्तों, क्लियर है, ये टेबल आपकी बन गई होगी सबकी। उसके बाद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, जिसका नाम है प्रतिरोधक। अब आप सोच रहे हो प्रतिरोधक तो हमने पढ़ लिया, नहीं, आपने पढ़ा था प्रतिरोध। प्रतिरोध और प्रतिरोधक में बहुत अंतर रहता है। कैसे, अब बोलोगे आप कैसे अंतर है सर प्रतिरोधक और प्रतिरोध में। नाम एक जैसे हैं, सुनने में लगता है एक जैसे हैं, लेकिन प्रतिरोध और प्रतिरोधक में अंतर है जो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अब मैं लिख देता हूँ पहले आज का टॉपिक, प्रतिरोधक यानी कि रजिस्टिव। अब
अब बताऊंगा दोस्तों आपको प्रतिरोधक और प्रतिरोध में क्या डिफरेंस है। दोस्तों आपने पढ़ा था प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध पदार्थों में एक गुण है जो स्वयं में से प्रवाहित विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध। जबकि प्रतिरोधक क्या है दोस्तों? जबकि प्रतिरोधक जो है वो एक कंपोनेंट है या एक पार्ट है या एक पुर्जा है। प्रतिरोधक एक पुर्जा है जिसका प्रतिरोध होता है, जिसका प्रतिरोध होता है। यानी कि प्रतिरोधक एक पुर्जा है जिसका खुद का एक निश्चित प्रतिरोध होता है। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध एक गुण है लेकिन प्रतिरोधक एक पुर्जा है जिसका खुद का एक निश्चित प्रतिरोध होता है। तो अब आपने टॉपिक डाल लिया होगा प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक क्या होता है इसकी परिभाषा लिख लेते हैं इसको समझने के लिए। तो प्रतिरोधक क्या होता है दोस्तों? ये एक पदार्थ का टुकड़ा होता है या टुकड़ा होता है जिसका निश्चित प्रतिरोध होता है, निश्चित प्रतिरोध होता है। क्लियर दोस्तों? ये पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जिसका निश्चित प्रतिरोध होता है। समझ रहे हो? यानी कि कोई एक पदार्थ है का टुकड़ा है ये, तो अब इसके सिरों पे मानना हमने एक ओम मीटर जोड़ दिया और इसने शो किया यहाँ ओम मीटर में 2.25 ओम। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया क्या? प्रतिरोध 2.25। और जबकि ये स्वयं खुद क्या हो गया? प्रतिरोधक, रोधक, प्रतिरोधक। यानी कि ये एक पुर्जा होता है जिसका एक निश्चित प्रतिरोध होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो ये किसी पदार्थ का बना एक टुकड़ा होता है जिसका एक निश्चित प्रतिरोध होता है। तो वो होता है क्या? प्रतिरोधक। सॉरी, तो वो क्या होता है? प्रतिरोधक। अब प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? हाँ, सबसे पहले प्रतिरोधक क्या होता है हमने पढ़ लिया। प्रतिरोधक एक पुर्जा होता है जो निश्चित मान का प्रतिरोध प्रकट करता है। ठीक है, प्रतिरोधक का यूज कहाँ होता है? प्रतिरोधक का उपयोग या यूज, प्रतिरोधक की आवश्यकता क्यों हुई दोस्तों? तो प्रतिरोधक का जो कार्य है वो पहला कार्य इसका है धारा के मान को सीमित करना, कि धारा के मान को सीमित करना। ये हो गया इसका पहला कार्य। और इसका दूसरा कार्य होता है वांछित वोल्टता पतन। वांछित वोल्टता पतन का मतलब जानते हो दोस्तों क्या है? वांछित मतलब आवश्यक मात्रा में वोल्टेज का पतन, यानी कि आवश्यक मात्रा में वोल्टेज ड्रॉप। यानी कि इसका प्रतिरोधक का पहला कार्य हो गया धारा के मान को सीमित करना। यानी कि इसको किसी परिपथ में लगाएंगे तो ये विद्युत धारा का विरोध करेगा और आगे इसका जिस मान में हमें आगे धारा भेजनी है उसी मान में क्या है? प्रतिरोध का भी चुनाव हमें करना होता है। क्लियर दोस्तों? उसके बाद मैं आगे आपको और इसके बारे में और बताऊंगा। तो इसमें निश्चित मान की धारा आगे प्रवाहित करने के लिए हमें निश्चित मान का एक प्रतिरोध लगाएंगे जो कि धारा के मान में रुकावट पैदा करके आगे उतनी धारा जाने देगा जितनी हमें आवश्यक है। तो उसके आधार पे हमें प्रतिरोध लगाना होता है। दूसरा वांछित वोल्टता पतन। तो वोल्टेज ड्रॉप की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो वोल्टेज के मान को भी कई बार सीमित करना पड़ता है, तो उस पर्पज़ के लिए भी प्रतिरोध का यूज किया जाता है। क्लियर दोस्तों? उसके बाद में आता है प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोधक के प्रकार।
प्रतिरोधक के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो ये होता है 4, ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है इसका कार्बन संयोजी प्रतिरोध, कार्बन संयोजित प्रतिरोध, ठीक है। और दूसरा होता है तार कुंडलित प्रतिरोध, तार कुंडलित प्रतिरोध, प्रतिरोध नहीं प्रतिरोधक, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है दोस्तों कार्बन फिल्म, कार्बन फिल्म प्रतिरोध, प्रतिरोधक। और चौथा है धात्विक फिल्म, धात्विक फिल्म प्रतिरोधक। तो ये हो गए दोस्तों 4 प्रकार के प्रतिरोधक। अब इनको हम आगे पूरा पढ़ लेते हैं कि कौन सा कैसे बना होता है, किस प्रकार होते हैं। तो पहला टॉपिक डालिए कार्बन संयोजक प्रतिरोधक। तो पहला आ गया आपका कार्बन संयोजक प्रतिरोधक। कार्बन संयोजक प्रतिरोधक कैसे बने होते हैं दोस्तों? ठीक है, तो ये बने होते हैं ग्रेफाइट प्लस कार्बन चूर्ण से मिलकर। ये क्या होता है दोस्तों? ग्रेफाइट और कार्बन के चूर्ण को मिलाकर एक बंधक पदार्थ को उसमें मिलाते हैं। बंधक पदार्थ क्या होता है? बंधक पदार्थ होता है जो इनको बांध कर रखता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अडेसिक मटेरियल। ठीक है, बंधक पदार्थ इनमें मिलाएंगे, इनके दोनों के चूर्ण में, और उनको बंधक पदार्थ में मिलाकर इसको छड़ों के रूप में या जिस भी हमें शेप में आवश्यक हो हम उस शेप में हम इनको डाल लेते हैं। जैसे मान लिया इन दोनों को मिलाकर हमने एक छड़ के रूप में डाल लिया और ये होगा ठोस पूरा, ये अंदर तक पूरा ठोस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कार्बन और ग्रेफाइट के चूर्ण से बना लिया हमने एक प्रतिरोधक की छड़। अब इसको जिस जिस मान में आपको चाहिए तो उस आधार पे इसको वो कैसे करोगे आप? तो उसके लिए क्या करोगे आप? ये वैसे ये बने बनाए आते हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी की बनाने की इच्छा हो तो बना सकता है घर पे। इसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें आपको इसका जो है रेशियो देखना पड़ेगा कि ग्रेफाइट और कार्बन का कितना रेशियो होता है और इसमें एडेसिव मटेरियल कौन सा यूज में लेना होता है। तो वो आप थोड़ा नेट पे सर्च करके अगर किसी को बनाने की इच्छा हो तो बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले ये दोनों मिक्स किए अनुपात में और एडेसिव मटेरियल बनाया। उसके बाद में आपने क्या किया? यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा टोटल रेजिस्टेंस देख लिया। अब आप बोलोगे कैसे सर, इसमें कैसे बनाएंगे? जब मान लो टोटल ये 100 ओम का है, टोटल 100 ओम का है और इसकी जो लेंथ है टोटल की वो है 10 सेंटीमीटर माना हमने। तो ये 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा कितने ओम का हो गया? 10 ओम का हो गया। इसी आधार पे आप अब मान लो आपको 25 ओम का चाहिए, तो 25 ओम का आप कितना सेंटीमीटर का टुकड़ा लोगे बताइए? मान लो आपको अब 25 सेंटीमीटर का 25 ओम का आपको चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर का चौथा हिस्सा कर लीजिए आप। टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर। समझ रहे हो कैसे? कि ये टोटल है 10 सेंटीमीटर का और ये है 100 ओम। तो जब आप प्रतिरोध इसका चौथा हिस्सा ले रहे हो तो इसकी लेंथ भी तो चौथा हिस्सा लोगे। क्लियर है? तो ये होता है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप इसको बना सकते हो। ये तो होगी इसकी बनावट की बात। अब इसमें हमने ये देख लिया कि किस किस से मिलकर बना था। कार्बन और ग्रेफाइट से मिलकर बना के चूर्ण से मिलकर बनता है। ग्रेफाइट प्लस कार्बन
चून से बनाया जाता है। हो गया। और ये इसकी एक खासियत और होती है, ये आकार में छोटे होते हैं। ये आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं, बहुत ही बारीक बारीक। आपने देखे भी होंगे, आगे हम इनकी और चर्चा भी करेंगे। तो ये तो होगी इसकी छड़ की बात। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो एक टुकड़ा निकाल लिया उसमें से, तो ऐसे तो है नहीं ऐसे ही ये जुड़ जाएगा किसी सर्किट में हम जोड़ेंगे तो उसको जोड़ने के लिए कोई वायर तो वगैरह तो कुछ लगी होनी चाहिए ना इनके साथ। तो जोड़ेंगे कैसे? मान लो अब ये मान लो टुकड़ा है, तो इसको कैसे जोड़ोगे? तो उसको जोड़ने के लिए इनके जो सिरे हैं, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये लो, ये कलर ले लेते हैं, येलो हम। तो ये जो इसके सिरे हैं, इन सिरों पे है ना ये टिन आलेपित मान लो आप, ये जो सिरे हैं, ठीक है। और एक तीसरा कलर और ले लेता हूँ, ठीक है। और ये हो गया कॉपर वायर, ठीक है दोस्तों। तो अब ये कैसे बना देखो, स्ट्रक्चर इसको समझा देता हूँ दोबारा। हाँ, ये तो अंदर का हो गया ग्रेफाइट और कार्बन से मिलकर बनी छड़। अब इसको परिपथ में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो येलो कलर में जो मैंने शो किया है वो है ना, वो क्या है? टिन आलेपित तांबा। टिन आलेपित क्या है? तांबा। कौन सा? येलो कलर वाला। तो ये इसको जोड़ने के लिए टिन आलेपित तांबे के टुकड़े इस पे जोड़े जाते हैं ताकि इसको किसी परिपथ में आसानी से जोड़ा जा सके। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि ऐसे तो ये किसी परिपथ में जोड़ नहीं पाएंगे हम, सीधी छड़ को तो जोड़ने से रहे। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या टिन आलेपित तांबे के टुकड़े लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आती है इनकी बात क्षमता की। तो ये किस से किस मान तक बनाए जाते हैं? तो ये दोस्तों 1 ओम से 22 मेगा ओम। अब मेगा ओम आ गया, अब मैंने एम लिख दिया यानी कि मेगा ओम। मेगा ओम क्या होता है दोस्तों? तो अभी के लिए आप सिर्फ इसको नोट कर लीजिए, एम ओम यानी कि मेगा ओम। एक बार आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने मेगा ओम ब्रैकेट में लिख भी दिया। तो ये क्या होता है मेगा, गीगा, टेरा, मिली, माइक्रो, नैनो, ये मैं आपको एक अलग से क्लास में बता दूंगा सारी चीज़ें। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी आप पढ़िए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अच्छे से समझिए चीज़ों को। क्लियर है दोस्तों? तो ये बना होता है दोस्तों क्या, 1 ओम से 22 मेगा ओम तक प्रतिरोध मान और 2 वाट तक शक्ति क्षमता का। क्या होता है कि 2 वाट तक ये पावर सहन करने के काबिल बना होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है कार्बन संयोजी के बाद में आपका आता है तार कुंडलित। दूसरा टॉपिक डालिए तार कुंडलित, सॉरी तार कुंडलित, या इसको बोल सकते हैं दोस्तों क्या, वायर वाउंड, ठीक है। तार कुंडलित या वायर वाउंड प्रतिरोधक। तो चलिए दोस्तों आगे का हम पढ़ते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे तार कुंडलित या वायर वाउंड प्रतिरोधक की। तो ये क्या होता है दोस्तों, इनका यूज कहाँ होते हैं, ये यूज कहाँ होते हैं और ये कैसे बने होते हैं वो मैं बता देता हूँ जल्दी से आपको। क्लास वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है तो जल्दी से बता देता हूँ मैं एक बार। तो इनका यूज दोस्तों वहाँ होता है जहाँ 5 वाट से अधिक क्षमता की आवश्यकता हो। 5 वाट से अधिक शक्ति वाले स्थानों पे 5 वाट से अधिक शक्ति वाली जगह पर
यानी कि उस परिपथ में उसको लगाएंगे जहाँ 5 वाट से अधिक शक्ति खपत हो रही हो। ठीक है, तो ये कैसे बने होते हैं, इनकी जो है संरचना, इनकी संरचना कैसी है, तो इनकी संरचना होती है दोस्तों, ये पोर्सेलिन या बेकेलाइट की एक नली होती है। ठीक है दोस्तों, मैं बना देता हूँ, पोर्सेलिन या बेकेलाइट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये पोर्सेलिन या बेकेलाइट नली है, पोर्सेलिन या बेकेलाइट, ये पोर्सेलिन या बेकेलाइट की बनी क्या है दोस्तों, नली है। उसके बाद में उसके ऊपर जो दोस्तों, इसके ऊपर मान लो ये है, उसके ऊपर जो दोस्तों नाइक्रोम की वायर लपेटी जाती है, ऐसे यूं यूं लपेट के नाइक्रोम की वायर। ठीक है, और ये क्या बना देते हैं, इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार ये प्रतिरोधक बना होता है। तो इसको लिख लीजिए, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। तो ये जो वायर है लिख देता हूँ, नाइक्रोम का तार है। तो दोस्तों ये कैसे बना होता है, नाइक्रोम के तार को पोर्सिलिन या बेकेलाइट की छड़ पे या नली पे लपेटकर बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तार कुंडलित, यानी कि वायर बाउंड रेजिस्टेंस रजिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका तार कुंडलित प्रतिरोध। उसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तीसरे की, कार्बन फिल्म। कार्बन फिल्म प्रतिरोधक कैसे होते हैं, इनको बनाने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, एक प्रतिरोधक नली लेते हैं किसी पदार्थ की प्रतिरोधक नली लेते हैं। ये प्रतिरोधक क्या है, प्रतिरोधक नली है। अब उसके ऊपर क्या करते हैं, बहुत ही महीन महीन कार्बन और कांच की मिली हुई इन पे परत जमाई जाती है। ठीक है, ये कार्बन और किसकी परत है, कार्बन प्लस कांच की मिलाकर परत जमाई जाती है। और ये दोस्तों 1 ओम से 10 मेगा ओम तक व 1 वाट शक्ति क्षमता में ये बनाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों, तो इसमें आप लिख लीजिए एक बार, ये है प्रतिरोधक नली पर कार्बन की पतली परत जमाकर बना होता है। ठीक है, और इसकी जो क्षमता है वो कितनी होती है, 1 ओम से 10 मेगा ओम, 10 मेगा ओम व 1 वाट शक्ति क्षमता में ये क्या होते हैं दोस्तों, बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इस प्रतिरोधक की दोस्तों एक और खासियत होती है कि ये टेम्परेचर भी अच्छा सहन कर लेता है। तो वो टेम्परेचर कितना होता है, तापमान जो सहन सीमा है वो कितना है दोस्तों, 85 डिग्री सेंटीग्रेड से 155 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये अच्छा कार्य कर सकता है। तापमान पर कार्य करने योग्य, ये इसकी क्या होती है दोस्तों, खासियत। अब आती है बात चौथे प्रतिरोधक की, और ये आज का हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये है धातु फिल्म प्रतिरोध, धातु फिल्म प्रतिरोधक। ये भी कार्बन फिल्म की तरह बना होता है। तो इसको दोस्तों, इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें भी एक छड़ होती है। ये छड़ किसकी बनी होती है, सिरेमिक की। सिरेमिक भी एक पोर्सिलिन जैसा पदार्थ होता है, मिट्टी जैसा, जिसको पकाकर बनाया जाता है। सिरेमिक का एक छड़ ले ली
और उस पे क्या किया जाता है दोस्तों, इस पे धातु प्लस कांच की क्या, धातु प्लस कांच की पतली परत जमाई जाती है। ये क्या किया जाता है दोस्तों, धातु प्लस कांच की एक पतली परत इस पे जमाकर कार्बन फिल्म की तरह और इसको बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसमें कार्बन प्लस धातु प्लस कांच की एक परत जमाकर इसको बनाया जाता है। और इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता भी दोस्तों होगी 1 ओम से 10 मेगा ओम 10 मेगा ओम व 1 वाट शक्ति क्षमता में, 1 वाट तक के शक्ति क्षमता। ठीक है, उसके बाद में इसका जो तापमान सहन सीमा है, तो आपको पता है धातु है तो धातु की तापमान सहन सीमा वैसे भी अधिक होती है। तो इसका तापमान जो होता है दोस्तों वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कितना, 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है दोस्तों, चलो एक बार साफ लिख देता हूँ, 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापमान सहन सीमा इसकी होती है। अब दोस्तों इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक जो बचा है प्रतिरोधक में, वो लिख लीजिए। ये प्रतिरोधक जो होते हैं दोस्तों कार्य के आधार पर दो भाग हैं। कार्य के आधार पर प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के। एक होता है स्थिर मान और दूसरा होता है परिवर्तित मान। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक जब पूरा क्लियर हो जाएगा तब आपको मैं लास्ट में मैं इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा आपको। जब क्वेश्चन आएंगे तब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में भी अभी प्रतिरोध का टॉपिक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, वो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, कोरोना फैल रहा है फिर से, तो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ाई करिए। चलो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।